नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक अहम और बड़ी खबर के साथ। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप जिसे कभी सुहाने मौसम, हरियाली और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता था, आज वही आसमान आग बरस रहा है। उसी आसमान से आज आग बरसते हुए दिखाई दे रहा है। सड़कें पिघल रही हैं, रेलवे ट्रैक मुड़ रहे हैं और बिजली व्यवस्था चरमरा गई है और अस्पताल मरीजों से भरते जा रहे हैं। सबसे दर्दनाक तस्वीर यह है कि महज कुछ दिनों में 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस भीषण गर्मी को साइलेंट किलर बताया है। अब सवाल यह है कि आखिर यूरोप जैसी विकसित व्यवस्था इस गर्मी का सामना क्यों नहीं कर पा रही? गर्मी के सामने इतनी बेबस नजर क्यों आ रही है? आपको बता दें कि 21 जून 2026 से शुरू हुई भीषण हीट वेव ने पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ला लिया था। कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका था। ये केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि एक ऐसा संकट बन चुका है जिसने आम लोगों की जिंदगी से लेकर पूरे बुनियादी ढांचे तक को हिलाकर रख दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये यूरोप के लिए सबसे गंभीर और ऐतिहासिक हीट वेवों में से एक है। सबसे पहली बात जर्मनी की है। आपको बता दें कि यहाँ कोशेन इलाके में तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पुलिस को सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को राहत देने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार करनी पड़ रही है। चेक गणराज्य के डॉक्सानी में 41.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो वहां के इतिहास का सबसे गर्म दिन बन गया है। पोलैंड के स्क्लूबिस शहर में 40.5 डिग्री पारा पहुंच चुका है। वहीं ब्रिटेन के नीदरलैंड में भी 35 से 40 डिग्री के बीच तापमान दर्ज होने से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन यह संकट सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं है। भीषण गर्मी ने यूरोप के मजबूत माने जाने वाले बुनियादी ढांचों को भी उसकी पोल खोल दी है, बुनियादी ढांचों को भी नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि फ्रांस और ब्रिटेन में कई जगह डामर की सड़कें पिघलने लगी हैं। जर्मनी के प्रमुख A2 मोटरवे पर सड़कें गर्मी के कारण फट गई। कुछ शहरों में ट्रैफिक सिग्नल की प्लास्टिक लाइटें भी पिघलने लगी। वहीं ऑस्ट्रिया, स्वीडन और ब्रिटेन में रेलवे ट्रैक गर्मी से मुड़ गए, जिसके चलते कई ट्रेनों का संचालन रोकना पड़ा और प्रभावित मालगाड़ियां भी रोकी गई। आपको बता दें कि गर्मी के बाद एयर कंडीशनर और कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इससे बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है और कई देशों में पावर ग्रिड पर भारी दबाव पड़ने लगा है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जिससे लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब सबसे बड़ा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और सांस संबंधी समस्याओं के साथ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केवल कुछ ही दिनों में सामान्य से 1000 से अधिक अतिरिक्त लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसमें करीब 85% मृतक 65 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के बुजुर्ग हैं। वहीं विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि रात में भी तापमान कम नहीं हो रहा है, जिससे शरीर को राहत नहीं मिल पा रही, जिससे मौतों का खतरा कई गुना बढ़ गया है। यूरोप की एक और बड़ी समस्या उसके पुराने भवन हैं। यहाँ अधिकांश घर, स्कूल और सरकारी इमारतें सैकड़ों वर्षों से पुरानी हैं और इन्हें ठंड से बचाव को ध्यान में रखकर बनाया गया था, न कि अत्यधिक गर्मी के लिए बनाया गया था। अब यही वजह है कि बड़ी संख्या में इमारतें और AC की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बाहर की गर्मी घरों के अंदर कैद हो रही है और लोगों के लिए अपने घरों में रहना मुश्किल हो गया है। अब गर्मी से राहत पाने के लिए हजारों लोग नदियों और झीलों की ओर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये कोशिश भी जानलेवा साबित हो रही है। जर्मनी और फ्रांस में ठंडा पानी तलाशने के लिए कई लोगों के डूबने की मौत की खबर सामने आई है। यानी कि ये गर्मी केवल सीधे तौर पर नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी लोगों की जानें ले रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने बताया है कि हीट वेव को साइलेंट किलर बोला जाए। उनका कहना है कि अत्यधिक गर्मी हर साल दुनिया में लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालती है, लेकिन इसकी भयावह अक्सर अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तरह इसकी तस्वीरें दिखती हैं। जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पूरी तबाही के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। जीवाश्म ईंधन के लगातार बढ़ते उपयोग, बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यूरोप दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जो है आर्कटिक क्षेत्रों में तेजी से हो रहे बदलाव और जेट स्ट्रीम के कमजोर पड़ने से हीट डोम जैसी स्थिति बन रही है। इसमें गर्म हवा एक ही क्षेत्र में लंबे समय से फंस जाती है और तापमान लगातार बढ़ता ही जाता है। यूरोप के कई शहरों में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि अब केवल राहत पैकेज या चेतावनी जारी करने से काम नहीं चलेगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस नीतियां, बेहतर शहरी योजना, अधिक हरित क्षेत्र, आधुनिक भवन निर्माण और आपदा प्रबंधन प्रणाली को भी मजबूत करना होगा। फिलहाल स्थानीय प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वे पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, दोपहर की तेज धूप में बाहर ना निकलें, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें ताकि किसी भी तरीके की स्वास्थ्य समस्या का उनको सामना ना करना पड़े। कई क्षेत्रों में कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर स्कूलों की छुट्टियां की जा रही हैं, उन पे विचार किया जा रहा है। यूरोप की ये भीषण हीट वेव पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी के तौर में देखी जा रही है। आपको बता दें कि ये केवल एक मौसम संबंधित घटना नहीं बल्कि बदलती जलवायु का स्पष्ट संकेत है। अगर समय रहते कार्बन उत्सर्जन कम करने, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की दिशा में गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाएं और अधिक खतरनाक रूप ले सकती हैं। फिलहाल यूरोप तप रहा है, लोग राहत की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर इस सवाल पर टिकी हुई है कि क्या सिर्फ ये एक अस्थायी संकट है या फिर आने वाले भविष्य की तस्वीर और भी ज्यादा भयानक होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गड़बड़ी को लेकर उठे विवाद के बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। आरोपों के बीच उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर कलंक लेकर वे अयोध्या कभी भी नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने करीबी लोगों से बातचीत में कहा कि उन्होंने भगवान राम की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है और उनकी पूरी इच्छा है कि सच जो है सामने आए। अब इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज होती हुई नजर आ रही है। हर किसी की निगाहें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद क्या निष्कर्ष सामने आता है। राम मंदिर में चढ़ावे में कथित चोरी और वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों के बीच पहली बार चंपत राय का पक्ष सामने आया है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहा कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो चुकी है, राम मंदिर बन चुका है, लेकिन वे किसी भी तरीके का दाग या कलंक लेकर वहां नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि सच सामने आएगा और उन्हें न्याय मिलने का उन पर पूरा विश्वास है। बताया जा रहा है कि फिलहाल चंपत राय सार्वजनिक गतिविधियों से दूर हैं और एक तरीके से एकांतवास में रह रहे हैं। वहीं एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का विस्तार जो है सामने आएगा। विस्तार रूप से चंपत राय अपनी बात रखेंगे। करीबी लोगों के मुताबिक बातचीत के दौरान चंपत राय भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें टिन्नू यादव से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उनके शब्दों में टिन्नू ने मुझे धोखा दिया, उनके ये शब्द जो है निकलकर सामने आए। हालांकि उन्होंने इस बयान के पीछे पूरी परिस्थितियों पर सार्वजनिक रूप से कोई भी विस्तृत टिप्पणी नहीं की। चंपत राय के साथ मौजूद लोगों का कहना है कि आरोपों के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। इस दौरान उन्होंने अपने कमरे में रखी भगवान राम की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। उनका विश्वास है कि अगर प्रभु राम ने यह परीक्षा दी है तो वही इससे बाहर भी निकालेंगे। इसी बीच राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब पूरी तरीके से राजनीतिक रंग लेता हुआ भी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें कुछ ही दिन पहले राम मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही इस जानकारी पर भरोसा पहले नहीं हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी पुष्टि के बाद वे इसे सार्वजनिक करने जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कथित चढ़ावा गड़बड़ी में अकेले चंपत राय का नाम उचित नहीं है। उनके मुताबिक इस पूरे मामले में कई बड़े लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश भर से चंदा और पूजित ईंटें एकत्रित की गई थी, लेकिन उसके हिसाब किताब को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने चढ़ावा चोरी के आरोपों को धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि अगर किसी ने वास्तव में भगवान राम के मंदिर से चोरी की है तो उसे कानून के साथ साथ ईश्वर भी सजा देगा।
इस पूरे विवाद के केंद्र में राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंध और कथित गड़बड़ी के आरोप है। हालांकि अब तक जांच एजेंसियों की ओर से अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है सीएम कार्यालय को सौंपी भी थी। अब ये रिपोर्ट ही तय करेगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई थी और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले में आरोप और जवाबी आरोप का दौर भी जारी है। विपक्ष लगातार ट्रस्ट और सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि ट्रस्ट से जुड़े लोग सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। ऐसे में पूरे देश की नजर अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है, अंतिम जांच पर टिकी हुई है, क्योंकि वही इस विवाद की दिशा और आगे की कार्रवाई तय करेगी। कुछ लोग इसमें अन्य जांच एजेंसी की भी मांग कर रहे हैं। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए इससे जुड़ा हर विवाद स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसे में जरूरी है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि तथ्यों के आधार पर सच जो है सामने आ सके, किसी भी तरीके की अटकलों पर विराम लग सके। फिलहाल इंतजार है तो एसआईटी की रिपोर्ट का, जिसके बाद ये पूरा मामला क्या है ये सामने आएगा। इसमें किसकी गलती थी, कौन इसमें बेगुनाह था, ये सारी जो है जांच रिपोर्ट के बाद चीजें बाहर निकलकर सामने आएंगी। अब सीधे बढ़ेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की ओर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक लोहगढ़ किला जो था, अब उसका पूरा ही जो है बदल चुका है, पूरा अस्तित्व बदल चुका है। आपको बता दें कि चर्चित पुणे केस में जो भी चीजें सामने आई, उसके बाद लोहगढ़ किले का पूरा अस्तित्व बदल चुका है। आपको बता दें कि लोहगढ़ किला अपनी खूबसूरती, ट्रैकिंग और मराठा इतिहास के लिए जाना जाता था, आज एक सनसनीखेज हत्याकांड का चर्चा बन चुका है। इसको लेकर राजनीतिक हलके भी तेज हो चुकी हैं। कई नेता इस पे अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन लोहगढ़ किले के अस्तित्व को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। हजारों साल पुराने विरासत में अब इतिहास नहीं, बल्कि एक मर्डर स्पॉट के नाम पर इसकी पहचान बन चुकी है। हालात ऐसे हैं कि पर्यटक अब किले की ऐतिहासिक इमारतों से ज्यादा उस जगह को देखने पहुंच रहे हैं जहां कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी। इस बदलते ट्रेंड ने प्रशासन और इतिहासकारों को स्थानीय लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। अब इसमें क्या क्या मोड़ है आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के पुणे के जिले पास स्थित लोहगढ़ किले पर सदियों से पर्यटकों और ट्रेकिंग प्रेमियों का ये पहला पसंद रहा, लेकिन पहाड़ियों में बसा ये किला अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए फेमस था। यहाँ पे खूबसूरत और मराठा साम्राज्य से जुड़े कई गौरवशाली इतिहास के लिए इसे जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस किले की पहचान पूरी तरीके से बदल दी गई है। केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद यहाँ आने वाले पर्यटकों को बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है और लोगों में चौंकाने वाली बात ये नजर आ रही है कि उनको लोहगढ़ किला नहीं देखना है, बल्कि उस जगह को देखने पहुंच रहे हैं जहां पुलिस के मुताबिक केतन अग्रवाल की हत्या की गई थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि पर्यटक सबसे पहले यही सवाल उठा रहे हैं कि सिया पॉइंट कहां है। यही नाम अब उस कथित घटनास्थल को सिया डेथ पॉइंट का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहले जहां किले के प्रसिद्ध विंचू कटा और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी लेते थे, अब वही अधिकतर पर्यटक सीधे चट्टान तक पहुंचना चाहते हैं जहां ये वारदात हुई थी। इतिहास के प्रति जिज्ञासा की जगह अब अपराध से जुड़ी उत्सुकता ने ले ली है। स्थानीय संगठनों के अनुसार पिछले कुछ समय में पर्यटकों की संख्या में करीब 25% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मानसून की शुरुआत में जहां बारिश कम होने के कारण पर्यटकों की संख्या में घटना था वहां पे, वहीं अब यह संख्या हत्या के कारण और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग भारी संख्या में घटनास्थल को देखने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। इतिहासकार और विरासत संरक्षण से जुड़े कुछ लोगों का यह कहना है कि बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। करीब 2000 साल पुराने इस ऐतिहासिक किले की पहचान उसके गौरवशाली अतीत से होना चाहिए था, लेकिन अब उसकी चर्चा एक हत्या के कारण हो रही है। उनका मानना है कि सोशल मीडिया पर लगातार बन रहे वीडियो, रील्स और मीम्स ने इस प्रवृत्ति की ओर बढ़ावा दिया है। पुलिस के लिए यह भी जो है बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि जांच प्रभावित ना हो, इसलिए उन्होंने किले पे जो है प्रतिबंध लगा दिया है। लोगों को लिमिटेड तरीके से वहां पे प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से सबूत जुटाने और फोरेंसिक जांच पूरी तरीके से होने तक आम लोगों की आवाजाही वहां पे रोक की जाए। दरअसल केतन अग्रवाल की मौत शुरुआत में एक हादसा लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक सोची समझी साजिश है। आपको बता दें कि अब पर्यटकों की पसंद
जो है उसकी ऐतिहासिक विरासत नहीं बल्कि केतन अग्रवाल की हत्या का यानी कि सिया डेथ पॉइंट बन चुका है। लोग भारी मात्रा में वहां पहुंच रहे हैं मानसून में, जहां वहां पर्यटकों की कमी होनी चाहिए थी, लेकिन अब वहां पे भारी मात्रा में पर्यटक पहुंच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो स्पॉट कहां है और उसे देखने की इच्छा जता रहे हैं। अब सीधे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के शामली में कथित धर्मांतरण मामले की जांच हर दिन नया मोड़ ले रही है। अब इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस के हाथ एक ऐसी डायरी लगी है जिसकी पहली लाइन में जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, मैं एक मिशन पे हूं। इसके साथ ही पुलिस को एक बड़ा चाकू, 2 मोबाइल फोन और भी अन्य चीजें बरामद हुई हैं। आखिर इस डायरी का मतलब क्या है? क्या किसी बड़ी साजिश की ओर ये डायरी इशारा करती है या फिर एक महज एक निजी नोट है ये? इस पर पुलिस के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आयुष मलिक से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले की जांच अब गहरा होता जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में आयुष की ओर से दोबारा सनातन धर्म अपनाने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। लेकिन अब पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि कुछ नए सबूत ऐसे सामने आए जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। पुलिस ने आयुष मलिक के घर की तलाशी के दौरान डायरी और एक बड़ा चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा उस डायरी की हो रही है जिसके पहले पन्ने पर यह लिखा मिला कि मैं एक मिशन पे हूं और नाम लिखा था आयुष मलिक। अब यही एक लाइन जब जांच का सबसे अहम मुद्दा बन गई। पुलिस ने ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर भी रही है कि आखिर इस मिशन का मतलब क्या था और इसे किस संदर्भ में लिखा गया था। शामली के पुलिस अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार शुरुआती जांच में यह जानकारी सामने आई कि यह वाक्य कथित तौर पर मौलाना इरफान के कहने पर लिखा गया था। पुलिस का दावा है कि मौलाना इरफान इस पूरे मामले का अहम आरोपी है और फिलहाल फरार चल रहा है। इसकी तलाश में दिल्ली समेत कई स्थानों पर लगातार दबिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये सिर्फ एक डायरी नहीं बल्कि घर में मिला एक बड़ा चाकू भी लोगों का संदेह और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, पुलिस का संदेह और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। जांच एजेंसियों के लिए अहम सुराग इसे माना जा रहा है। पुलिस फिलहाल ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये चाकू आयुष के पास कहां से आया था, इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था और क्या इसका पूरे मामले से संबंध था। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं जिनकी डिजिटल फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। कॉल रिकॉर्ड्स, चैट, सोशल मीडिया गतिविधियां और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा की भी जांच हो रही है। दरअसल ये मामला तब चर्चा में आया था जब आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को प्रेम संबंध के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। उनका आरोप था कि करोड़ों रुपए की पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत आयुष को कथित तौर पर इस्लाम अपनाने के लिए तैयार किया गया था। अब इसी शिकायत के आधार पर उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में चांदनी कुरैशी, उनके पिता इस्लाम कुरैशी सहित कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं जबकि कई अन्य फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर वर्ष 2023 में आयुष को दिल्ली ले जाया गया जहां उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और उसका नाम मोहम्मद अली रख दिया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में निकाह कराया गया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक जांच में कोई प्रमाणित निकाह प्रमाण पत्र बरामद नहीं हुआ है और इस पहलू की भी जांच जारी है। इस पूरे घटना के बीच हाल ही में आयुष मलिक का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे धार्मिक अनुष्ठान करते हुए दोबारा हिंदू धर्म अपनाने की बात करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में आयुष ने कहा था कि उन्होंने अपनी इच्छा से परिवार के साथ रहने का फैसला लिया है और सनातन धर्म में वापस लौट रहे हैं। वहीं इससे पहले आयुष सार्वजनिक रूप से ये कह चुके थे कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था। वही विरोधाभासी बयान अब जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल डायरी में लिखी अन्य बातों की भी विस्तार से जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक डायरी के कई पन्नों में ऐसी जानकारियां दर्ज है जिसकी पुष्टि की जा रही है। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों ने यह नहीं कहा है कि डायरी में लिखी बातें किसी अपराध का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि असली मामला क्या था। उधर इस मामले में अदालत की कार्यवाही भी जारी है। गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है, जबकि फरार आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला कानूनी और जांच दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में कई सवाल सामने आ रहे हैं। डायरी में लिखा, मैं मिशन पर हूँ, आखिर किस मिशन की ओर इशारा करता है? घर में मिला चाकू और मोबाइल फोन किस बड़ी साजिश का हिस्सा है? फरार मौलाना इरफान की भूमिका क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जांच एजेंसियों को ऐसे सबूत मिलेंगे जो पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकेंगे। इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल पुलिस जांच में छिपे हुए हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस पूरे मामले में सामने आए दस्तावेज, बरामद सामान, विभिन्न पक्षों के दावों और स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। अभी सभी की नजर पुलिस की अगली कार्रवाई और अदालत में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। तो आपको बता दें कि यह धर्मांतरण का मामला अब बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसी में जब्त की गई डायरी, मोबाइल फोन इस मामले में एक अलग मोड़ लेकर आ रहे हैं, जहां पे बड़ी साजिश की बात की जा रही है, मिशन की बात की जा रही है। आखिर ये मिशन है क्या, इसके लिए पुलिस जो है जांच में जुट चुकी है। TV7 भारत में इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।